नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज 13 मार्च है। ठीक 392 दिन बाद पहले चुनाव की तारीख होगी, 11 या 12 अप्रैल 2024। आज हम उसी चुनाव की बात करेंगे जिसमें 543 543 लोकसभा सांसद चुनते हैं हम लोग मिलकर। आज हम उसी लोकसभा चुनाव की बात करेंगे जिसमें हम लोग अपने सांसद चुनते हैं और वह सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। जाहिर सी बात है कि 2024 में यानी 392 दिन के बाद जो चुनाव आयोजित होगा चुनाव आयोग के जरिए, उस चुनाव का फलसफा क्या होगा? क्या हम वोटर को वोट डालने वाले को द ग्रेट इंडियन वोटर कह सकते हैं, या वोटर जिसको चुनेगा, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही चुन लिया, तो आप किसको ग्रेट कहेंगे? वोटर को ग्रेट इंडियन वोटर कहेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट मोदी कहेंगे? आज इसी पे बात करेंगे। हकीकत क्या है? कहीं हम लोग डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है, मतलब दो तरह की बात तो नहीं करते हैं, दिखावे का कुछ और हकीकत में कुछ और। इस हिंदुस्तान का आज का जो सच है, मतलब 2023 में अगर सारे आंकड़े को आप पढ़ते जाएं तो आज का सच आपको बताएगा कि किस रूप में हम एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं या चुनेंगे। मसलन हर घंटे 15 किसान खुदकुशी कर रहा है, लेकिन 2024 में वह वोट नरेंद्र मोदी को ही तो देगा। बीते 9 सालों में मनरेगा मजदूरों की महीने की मजदूरी जो है वो 5,776 रुपये से घटकर 916 रुपये महीने की हो गई, लेकिन वह भी वोट नरेंद्र मोदी को ही तो देगा। हर घंटे 6 स्टूडेंट खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वह स्टूडेंट तबका वोट नरेंद्र मोदी को ही तो देगा। फेलोशिप बंद कर दिया गया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह स्टूडेंट हर दिन 200 रुपये ज़्यादा फीस भर रहा है, लेकिन वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। हर 24 घंटे में 18 बेरोजगार खुदकुशी कर रहा है, लेकिन वह बेरोजगारी युवा वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। हर घंटे 8,000 युवा बेरोजगार हो रहे हैं, यानी 24 घंटे में 1,84,000 युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, वह वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम से रोजगार की तलाश में हर घंटे एक लेबर एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरई, अहमदाबाद, सूरत, पंजाब सरीखे जिलों में, राज्यों में पहुंच रही है, लेकिन उस लेबर एक्सप्रेस में बेरोजगारी का सफर करने वाला बेरोजगार मजदूर वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। असमानता के कारण, गैर बराबरी के कारण हर चौथे सेकंड एक नागरिक की मौत हो रही है, यानी एक दिन में 21,000 लोग मर रहे हैं, वह वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। विकास के नाम पर हर 24 घंटे में 5 गांव अपनी जमीन, घर, जीविका हमेशा के लिए गंवा रहा है, लेकिन वह ग्रामीण भारत वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। बीते 3 साल में 2019, 2020, 2021 में कोविड से 47 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर मिनट 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन जिनकी मौत हुई उनके परिजन भी वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं हैं, अगर टीचर्स हैं तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अगर लैब है तो लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए सामान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चला है, लेकिन वह वोट भी युवा तबका नरेंद्र मोदी को ही देगा। हर दिन लगभग 5 लाख लोग
अलग अलग राज्यों से पलायन कर रहे हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन वह वोट नरेंद्र मोदी को ही देगा। वह अपनी तमाम मुश्किल हालातों को भुला देगा और वोट नरेंद्र मोदी को देगा। दलितों का उत्पीड़न बहुत बढ़ा, बहुत बहस भी हुई, अखबार में लेख भी लिखे गए, टीवी पे चर्चा भी हुई। दलितों का आरक्षण पिछले दरवाजे से झटक लिया गया। मुस्लिम समाज झटके में चुनावी राजनीति से दरकिनार कर दिया गया। उसके चुनाव में भागीदारी पर रोक लगा दी गई। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तौर पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर पार्टियां टिकट देने को तैयार नहीं। सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो उसको हिंदुस्तानी नागरिक मानने से इनकार कर रही है। मुस्लिम समाज राजनीति में महत्वहीन हो गया, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। बीते 5 सालों में वह अपनी नागरिकता खोजने लगा, लेकिन वह भी वोट नरेंद्र मोदी को ही देगा। आपको याद है 2019 से पहले 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी हुई, लगभग 45 करोड़ लोग नोटबंदी के शिकार हुए, उनके रोजगार चले गए, लेकिन वह तबका भी याद है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी सत्ता में आया। जीएसटी के कारण छोटे मोटे व्यापारी जो थे उनके धंधे खत्म हो गए, उसके बावजूद वोट तो नरेंद्र मोदी को ही मिला था। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े देश भर के बैंक कर्मी परेशान हैं, लेकिन चुनाव के वक्त सभी नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे। रेलवे में रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, हर दिन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन वह रेलवे का कर्मचारी भी वोट नरेंद्र मोदी को ही देता है। साल दर साल बैंकिंग फ्रॉड से कितने पैसे लोगों का, कितने करोड़ों में कितने पैसे लोगों का जाया हो रहा है, लेकिन जिसका जाया हो रहा है वह भी तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देता है, और जो फ्रॉड करता है वह भी नरेंद्र मोदी को ही वोट करता है। बैंकों में अपने बचत खाते में पैसे रखने वाला मिडिल क्लास पर जीएसटी के जरिए बचत की कमाई पर हर दिन डाका डाला जा रहा है। अपने बचत खाते में रखे पैसे को बचा पाने की कोई गारंटी उस मिडिल क्लास के पास नहीं है, लेकिन वह मिडिल क्लास झोली भर के वोट नरेंद्र मोदी को ही देगा। बीते 10 सालों में कोई भी ऐसा महीना नहीं गया हो जब योजनाओं का ऐलान नहीं होता हो, लेकिन इस देश का वोटर उस योजनाओं के ऐलान की चकाचौंध में इस तरह सराबोर हो जाता है कि वो भूल जाता है क्या योजना थी, कैसे लागू हुआ या नहीं हुआ, और वोट नरेंद्र मोदी को ही देगा। 2014 से 2023 की अगर तुलना करें तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे स्टेटसमैन के तौर पर उभरे कि तमाम मुश्किल हालात जो उन्हीं के 9 साल में उभरे वह सब चुनाव के वक्त बेईमानी हो जाती है, और नरेंद्र मोदी कभी ना हारने वाले नेता के तौर पर देश दुनिया के सामने उभर कर आते हैं। आज तो आप गोदी मीडिया को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, सभी पे क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जैसा नेता अगर इस देश का होता तो इस देश की गत न होती। यह कोई नहीं बताएगा कि 2014 से पहले देश की वैसी कौन सी गत थी जो आज बद से बदतर नहीं हुई है। वोट का मतलब कतई यह नहीं रहा कि जो सरकारी योजना है वह अमल में है या नहीं, उस पर सवाल उठाया जाए चुनाव में या नहीं। अब यह मतलब बिल्कुल बेईमानी हो गया। भ्रष्टाचार पर आप सवाल उठाएं, मतलब बेईमानी हो गया। अब वोट का मतलब सिर्फ इतना ही बचा है कि आप सत्ता के साथ हैं तो वोट का मतलब है, या सत्ता जिस तरह से भारत को गढ़ रही है, बना रही है और बनाना चाहती है, अगर उसमें आप शामिल होते हैं तो आपके वोट का मतलब है, अन्यथा आपके वोट का कोई मतलब नहीं। यानी मुद्दों के आश्रय अब जो सियासत पहले से चलती आ रही थी, मतलब पानी का संकट था, बिजली का संकट था, हमारी शिक्षा का संकट था, भुखमरी का संकट था, रोजगार का संकट था, वो सारे संकट खत्म हो चले। अब सिर्फ वोट का मतलब इतना सा रह गया है कि आप सत्ता के साथ हैं, या सत्ता जिस तरह से भारत बनाना चाहती है या बना रही है, अगर आप उसमें शरीक होते हैं तो आप हिंदुस्तान के वोटर हैं, और नहीं शरीक होते हैं तो आप तय मानिए आप हिंदुस्तानी भी नहीं कहे जाएंगे। वो वक्त भी जल्द आएगा। अब सत्ता की सोच
नागरिकों के घरों में घुसकर खुले तौर पर ऐलान करने लगी है कि आप जिएंगे कैसे, आप खाएंगे क्या, आप पहनेंगे क्या, आप रहेंगे कैसे, आप किन लोगों से बात करेंगे, आपके घर के आसपास पड़ोसी कौन होंगे, आप किन गलियों से गुजरेंगे, आप किनको देशद्रोही मानेंगे। सत्ता की सोच ही देशद्रोही मानेंगे। मतलब समाज को और देश को देखने का नजरिया नरेंद्र मोदी ने बदल दिया और उसके जरिए वोट का नजरिया भी बदल दिया। आप याद कीजिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी को जो वोट मिला, उसको कोई देखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। चुनाव बहुत नजदीक है, 393 दिन के बाद भारत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव लड़ती एक ही पार्टी दिख रही है, एक ही नेता चुनाव लड़ता दिख रहा है, वह है नरेंद्र मोदी। बहस क्या हो रही है। हमारे ग्रामीण भारत की हालत नाजुक है, किसान परेशान हैं, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। लेकिन जब 2019 का आप लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि 2014 में ग्रामीण भारत ने नरेंद्र मोदी को 30% वोट दिया था और 2019 में नरेंद्र मोदी को 37% वोट दिया, मतलब 37% वोट, मतलब 7% ज़्यादा दिया। उसी ग्रामीण भारत ने वोट दिया जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। किसान खुदकुशी कर रहा है, मनरेगा के मजदूरों की आय घट गई है, हर घंटे 5 गांव विकास के नाम पे खत्म किए जा रहे हैं और वोट कितना मिल रहा है, 7% बढ़ गया। तो क्यों ना माने 2024 में भी यही हालात होंगे, ये वोट और भी बढ़ जाएंगे। क्या इसे ग्रेट इंडियन वोटर आप नहीं कहेंगे, या ग्रेट नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे, या इस मौजूदा वक्त का जो नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, उनको द ग्रेट मोदी नहीं कहेंगे। याद कीजिए 2016 में नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, कोई असर नहीं पड़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी को जो वोट मिला था 39.2%, मतलब 39%, और 2019 में वह वोट 41% हो गया। यानी ग्रामीण और शहरी मिजाज का जो शहर है, दोनों के बीच का जो शहर है, उसके बीच 3% का वोट का इजाफा हुआ। अगर भारत के कस्बों को ले, अभी तो हम ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं, उनसे ग्रामीण भारत से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे कस्बे आते हैं। कस्बों की बात कर ले तो कस्बों में 2014 में बीजेपी को 29% वोट मिला था, 2019 में 32% मिला, 3% ज्यादा। कल तक 2014 से पहले नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी हमारी थी, वो सत्ता से सौदेबाजी कर रही थी। अब जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह जो है, वो सत्ता के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। और इस कतार में आप सीबीआई को देख लीजिए, ईडी को देख लीजिए, सीबीसी को देख लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सबको आप देख लीजिए, सब लाइन में लगाए जा चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी द ग्रेट मोदी क्यों नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट भी लाइन में लगाई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट हौसला हार चुकी है। और आज देखिए कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप चले जाइए, अगर एक आम आदमी आप है तो जिस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार, चमकती हुई गाड़ियों की कतार खड़ी है, आप वहाँ कहीं हैं क्या। अगर वोटर भी हैं तो वहाँ है क्या। मतलब इंसाफ के मायने आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो चला। सत्ता जो कह रही है कि इंसाफ का मायने आप ये समझिए, आप इंसाफ के मायने वही समझिए। भूल जाइए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए, भूल जाइए हाई कोर्ट आपके लिए। एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने से अब डर लगता है, वो बोल नहीं पाता है, तो फिर वो वोट किसको देगा जिसने उसके सामने सारे विकल्प खत्म कर दिए। तो वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देगा। बार बार जिस गरीबी की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं कि एक दिन में असमानता के कारण 21,000 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, उनकी मौत हो जाती है। अगर उस असमानता वाले भारत में आप चलेंगे
देखेंगे 2014 में भारत की जो गरीब क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी को 24% वोट मिला था, 24% वोट मिला था। यानी सबसे लोअर तबका, मतलब मनरेगा के मजदूर की बात कर रहे हैं, उस गरीबी क्षेत्र से भी 2019 में नरेंद्र मोदी को 36% वोट मिला, यानी 5% वोट की बढ़ोतरी हुई। फिर हम क्यों न कहें मनरेगा के मजदूर की आमदनी 5,776 से घटकर भले ही 916 हो गई हो, लेकिन वोट तो नरेंद्र मोदी को देगा। अगर हम मिडिल क्लास की बात लें, मिडिल क्लास के मायने आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ आप जिंदगी जीना चाहता है, उसको दूसरे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वह हर सत्ता से कुछ हासिल करना चाहता है। वो है मध्यम वर्ग, जो हर समय इस चिंता में रहता है कि मेरे बच्चे विदेश कैसे जाए पढ़ने के लिए, दूसरे राज्य में बड़े कॉलेज में कैसे उनका नामांकन कराएं, कैसे डोनेशन की व्यवस्था करें, कैसे अपने सेविंग अकाउंट बचत खाते को हमेशा उसमें बढ़ोतरी करते रहें। वो हम मिडिल क्लास 2014 में 32% वोट बीजेपी को दिया था, 2019 में 38% वोट बीजेपी को दिया, मतलब 6% वोट नरेंद्र मोदी को ज़्यादा मिला। उसी मिडिल क्लास से, जिस मिडिल क्लास के पैसे वाड़े न्यारे हो जाते हैं बैंक फ्रॉड में, जो मिडिल क्लास अपना पैसा बचत खाते में रखता है और सरकार हर दिन उस पर जीएसटी के जरिए डाका डाल रही है। जो मिडिल क्लास ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कोविड में रोड पर तड़प कर मर गया, वह मिडिल क्लास भी नरेंद्र मोदी को ही वोट देता है। 2019 में तो 6% ज़्यादा वोट दिया। अब मिडिल क्लास से ऊपर थोड़ा सा चलिए, अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास का मतलब जिसके पास घर है, जिसके पास बंगले हैं शहर में, गांव में ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, घर के 2 मेंबर जो है फैमिली मेंबर वो रोजगार कर रहे हैं, हर 6 महीने में 4 बार हवाई जहाज पे चल रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस में घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, जिनके बच्चे अमूमन विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो है अपर मिडिल क्लास। उस तबके का भी रुझान आप देखिएगा तो 2014 में उसने बीजेपी को 38% वोट किया था, 2019 में 44% वोट किया, मतलब अपर मिडिल क्लास भी 6% ज़्यादा मोदी को वोट किया। तो क्यों ना माने कि 2024 में यही अपर मिडिल क्लास मोदी को वोट करेगा। किसानों की बात करते हैं। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हुआ था। उस वादे के आधार पर 33% किसानों ने बीजेपी को वोट किया था। 2000 वादा पूरा नहीं हुआ वो सबने देखा है। सरकार की योजना कितनी जमीन पे उतरी वो सबने देखा है। अगर उतरती तो पूरे देश से दिल्ली आने को किसान मजबूर नहीं होते, 1 साल से ज़्यादा वो धरने पर बैठने को मजबूर नहीं होते। लेकिन 2019 में आप आंकड़ा देखेंगे, उस वक्त भी किसान, 2019 से पहले भी किसान हर 40 मिनट में एक खुदकुशी कर रहा था। लेकिन किसानों ने 2019 में कितने फीसदी वोट किए? 38%, मतलब 5% ज़्यादा। 2014 में दलित उत्पीड़न बंद करने के नाम पर बहुत बहस हुई। रोहित वेमुला की मौत हुई 2019 से पहले ही तो हुई थी, वो आत्महत्या कर लिया था हैदराबाद में। लेकिन आप देखिए 2014 में जो दलित तबका 24% वोट कर रहा था, वो 2019 में 33% वोट किया, मतलब 9% ज़्यादा। आदिवासी इलाकों में देखिए, आदिवासी इलाकों में आरएसएस अपना वनवासी कल्याण योजना हमेशा से चलाती आ रही है। 2014 में की तुलना में 2019 में आप देखेंगे तो 6% से ज़्यादा वोट किया। ओबीसी की आप बात कर लीजिए, लोअर ओबीसी वो जातियां हैं जो अनुसूचित जाति तो नहीं है, न ओबीसी है न यादव है, उसके बीच की जो जाति है
उसने कितना परसेंट वोट किया 2014 में? वो 2014 में 42% बीजेपी को वोट करता है। और 2019 आते आते वो लोअर ओबीसी, मतलब उत्तर प्रदेश के मायावती की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो बिहार में हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी जगह जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लोअर ओबीसी को रिप्रेजेंट करती है, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, केरला की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं। 2019 में 42% से आगे बढ़ते हुए 48% वोट यह लोअर ओबीसी तबका बीजेपी को कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी को कर रहा है। मतलब सीधे 6% के वोट का इजाफा हुआ। अगर ओबीसी की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 30% वोट ओबीसी से आया, मतलब जिसके प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करते हैं, लालू यादव करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 2019 में 41% वोट ओबीसी का बीजेपी को गया, मतलब सीधे 11% वोट का इजाफा हुआ। और तभी आप देखेंगे कि आज की तारीख में संसद में आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी का कोई सांसद नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी से महज 5 सांसद हैं और मायावती की पार्टी से 10 सांसद हैं और कांग्रेस के 1 सांसद हैं। बाकी 62 सांसद लोकसभा में बीजेपी के हैं। अब मुसलमानों की बात आप कर लीजिए। जिस कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने 2014 में मुस्लिम तुष्टीकरण के निशाने पर लिया था, वो वोट बैंक खिसक के उस वोट बैंक में भी 2014 में बीजेपी ने सेंध लगाया और 9% वोट बीजेपी को मिला मुस्लिम क्षेत्रों से। और 2014 के बाद मोदी सत्ता ने जिस तरीके से मुस्लिम तलाक या बाबरी मस्जिद या नागरिकता का जो सवाल उठाया, उसमें बीजेपी ने बहुत साफ संदेश मुसलमानों को दिया कि अगर वो इस देश में वो मुस्लिम होकर रहना चाहते हैं, ये हमें गवारा नहीं। मुसलमान को खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुसलमान देश का अपने आप को एक नागरिक माने। भले वो गरीब नागरिक क्यों न माने, लेकिन मुसलमान नागरिक न माने, वो गरीब नागरिक माने। और जिस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया राजनीतिक तौर पे, जो बीजेपी की रणनीति थी कि मुसलमानों को दरकिनार राजनीतिक तौर पे कर दिया जाए, उसमें बीजेपी सफल रही। और सिर्फ 2019 में आप देखेंगे कि 2014 में अगर 9% वोट मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, तो 2019 आते आते 1% घटकर वह वोट 2019 में 8% हो जाता है। मतलब मुसलमानों का वोट जो है वो 1% घट जाता है। और उसके बाद आप देखिए, ये घटने के बाद ही बीजेपी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हो जाती है। उसको गुस्सा आता है। किस समुदाय पे? मुस्लिम समुदाय पे। क्योंकि 2014 में 9% मुसलमानों ने वोट दिया था और 2019 में 8% मुसलमानों ने वोट दिया, मतलब 1% की कमी हुई। ऊंची जातियों का आप ले लें, 2014 में 54% ऊंची जातियों ने बीजेपी को वोट किया। 2019 में 61% ऊंची जातियों ने के वोटरों ने मोदी के पक्ष में वोट किया। भले उनकी नौकरी चली जाए, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बेरोजगारी का दर बहुत ऊपर है। हर घंटे 8,000 शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी नौकरी खो रहे हैं। कौन है शिक्षित बेरोजगार युवा? अधिकांश शिक्षित बेरोजगार युवा ऊंची जाति से आते हैं। बावजूद इसके 2019 में वो 61% वोट किसको कर रहे हैं? बीजेपी को कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। अगर अडानी और अंबानी की हम बात ना करें, 110 जो हमारे यहाँ बिलियनियर हैं, जिनके हाथ में 70% संपत्ति है देश की, अगर उनकी बात न करें, वो 1% है। उसके नीचे जो दूसरा तबका है, जिसके पास उससे कम पूंजी है,
लेकिन वो अमीर है, वो रईस है देश का, और वो भी अब दबंगई के सहारे नेतागिरी करने की सोच लेकर अब गले में भगवा गमछा लपेटे गरीब गुरबों को ज्यादा अधिकार और राहत देने का नारा लगा रहा है। अगर उस तबके की बात करें, वो तबका 100 का 100% नरेंद्र मोदी को वोट करता है। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था का राज भी सत्ता के अनुकूल कार्य करने पर उतारू है, और क्योंकि देश को मजबूत नेता पहले चाहिए, संविधान या लोकतंत्र तो बाद में चाहिए। अब हमारे पास मजबूत नेता है, सबसे मजबूत नेता है, आप दुनिया का मजबूत नेता कह लें, वो हमारे पास है, और सबसे कमजोर संविधान हमारे पास है, क्योंकि नेता पहले, संविधान बाद में, संसद बाद में, लोकतंत्र बाद में, संस्थाएं बाद में, बेरोजगारी बाद में, कोई आत्महत्या कर रहा है वो बाद में, वो सवाल ही नहीं है। धर्म, जाति या मुद्दों की सियासत को लाइन में लगा दिया गया है, अब उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हर दिन मुसलमान सड़कों पे मारा जा रहा है, लिंचिंग हो रही, कोई बात नहीं कर रहा है। हर दिन बेरोजगारी हुआ, आत्महत्या कर रहा है, 8,000 हर घंटे कर रहा है, 8,000 हर घंटे, 8,000 बेरोजगारी हुआ, नौकरी गंवा रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। किसान खुदकुशी कर रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। संविधान बाद में, लोकतंत्र बाद में, मुद्दे बाद में, नेता सबसे पहले, और सबसे मजबूत नेता सबसे पहले। द ग्रेट नरेंद्र मोदी इस आभा मंडल को बताते हुए देश को सही रास्ते पर लाने के लिए लाइन में लगाए जा चुके हर मीडिया संस्थानों में आज होड़ लगी हुई है। हर एंकर अपने क्रोमा के स्टूडियो से नरेंद्र मोदी को द ग्रेट नरेंद्र मोदी कहने में को कभी नहीं हिचकिचा रहा है। वो यह सवाल नहीं पूछ रहा है, कि बेरोजगारी का सवाल कहाँ है। कोविड में 47 लाख लोग मरे, हर 1 मिनट में 2 लोगों की मौत हुई, कहाँ गया वो, कहाँ गए उनके मुद्दे, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। हर कोई कह रहा है द ग्रेट मोदी, लेकिन मैं कहूँगा द ग्रेट इंडियन वोटर। बहुत बहुत शुक्रिया।